हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 का जो आपका पेपर हुआ था टीयर फर्स्ट का, उसका मैथ्स का पेपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो पेपर है आपका 9 सितंबर 2024 को शिफ्ट 2 के अंदर हुआ था और पिछले पार्ट के अंदर जो है हम इसका शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो है हम इसका शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखें यहाँ पर बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही और इस प्रकार है कि एंगल PQR बराबर 90 डिग्री और एंगल SRQ बराबर 90 डिग्री है। तो PQ बराबर SR बताया गया है। सही कथन का चयन करके आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेखाखंड हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारे पास जो है एक रेखाखंड मान लेते हैं PQR है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास QR है। इसके एक ही और हमें दो बिंदु बताए गए, एक P बिंदु है और एक जो है यहाँ पर S बिंदु है। ये P बिंदु मान लेते हैं और ये S बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ पर इनको अगर हम Q से और R से मिलाते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया कि यहाँ पर ये PQR जो है ये 90 डिग्री का कोण बनता है और SRQ जो है ये भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आप देखते तो दो ट्रायंगल आपको बताया गया, PQR और SRQ जो है सर्वांगसम है। किसके द्वारा? SAS RHS और RHS द्वारा और SAS द्वारा। ये आपको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले तो ट्रायंगल बनाने के लिए इनको आपस में मिलाते हैं, P को R से और S को Q से। तो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल हमारे पास बने हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर भी इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी 90 डिग्री का कोण है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले भुजा जो है ये दोनों में हमारे पास उभयनिष्ठ है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो PQ है बराबर बताई गई SR के, PQ जो है बराबर है SR के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तो भुजाएं बराबर हैं और बीच का कोण बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है SAS सर्वांग क्षमता नियम से जो है सर्वांगक्षम होंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो हटा दीजिए। ठीक है, अब इन दो में से हमारे पास कोई एक ऑप्शन होगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम जब भी नाम लिखते हैं इन त्रिभुजों का तो संगत पार्ट हम एक बराबर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पर एंगल Q जो है वो एंगल R के बराबर है, दोनों 90 डिग्री, यानी कि एंगल Q बराबर है एंगल R और यहाँ पर बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल Q जहाँ पर भी होगा उसके सामने जो है हम एंगल R लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर एंगल Q बीच में है और यहाँ पर जो है यहाँ पर एंगल Q बीच में फिर से दे दिया गया, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा, बचा एक ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए एंगल Q बीच में है तो इसके बराबर कौन सा एंगल है? एंगल R बराबर है। तो यहाँ पर एंगल R जो है बीच में दे रखा है। ठीक है, इसकी जगह। इसके अलावा आप ये भी देख सकते थे कि PQ बराबर SR है, तो यहाँ पर PQ जिस पोजिशन पर होगा उसी पोजिशन पर SR होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में ही दे रखा है। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट पता होते हैं तो बस ऑप्शन पढ़ते ही आपको पता चल जाता है। इसमें देखिए माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। अब उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ कितना होगा? देखिए 42,000 की ये वस्तु थी और यहाँ पर 20% की हानि होगी, यानी कि 80% में इसने बेचा होगा। अब ये जो भी उसको मूल्य मिला इसमें उसने एक और वस्तु खरीदी और उसको फिर यहाँ पर 30% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि इस पर 30% का प्रॉफिट किया। 100% तो ये अपने आप में था, यानी कि 30% का प्रॉफिट किया। तो ये अब जो आपके पास सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य होगा वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गए और यहाँ पर 2 0 से 2 0 काट देंगे। 13 8 104 हो गया और 104 में 42 की गुणा कराएंगे तो 42 का 4 गुणा कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 दूनी का 8, 4 चौके 16 और 4 दूनी का 8, यानी कि 168 हो गया। और 168 का यहाँ पर 68 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हासिल 1 आएगी और 42 और 1 43 हो जाएगा और आगे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर बना है 43,680। अब आपके पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस, आपको क्या करना था? लाभ की गणना करके बतानी थी। तो लाभ जो होगा वो हम यहाँ पर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाकर कैलकुलेट करते हैं। तो 43,680 में से ये जो आपके पास क्रय मूल्य 42,000 था इसको माइनस करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ गया 1680 का जो है यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए। अब इसमें देखिए कैलकुलेशन करके बतानी है सिंपल सी। भाई ये 21 हो गया और माइनस के अंदर 49 में 7 का डिवाइड करेंगे 7 आएगा, लेकिन एक स्थान पर दशमलव है तो 0.7 आ जाएगा। इसमें 4 की गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 4 3 12 9 चौके 36, यानी कि 156 बनेगा और 2 स्थान पर दशमलव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्लस में 0.9 है और ये इसमें देखिए ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये 22.56 बन जाएगा।
और यहाँ पर ये माइनस का 0.7 इसमें से गया, प्लस का 0.2 बच जाएगा, ये इसमें ऐड करा दीजिए, यानी कि 22.7 से आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय में 1635 मीटर लंबाई के एक वर्ताकार ट्रैक पर जो है क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरुआत की। कितने समय बाद वे पहली बार फिर से मिलेंगे? तो पिछले वीडियो में हमने इस टाइप का प्रश्न बनाया था, यानी कि टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 1635 को जो डिस्टेंस है इसमें रिलेटिव स्पीड इनकी 18 हो जाएगी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड ये किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पर इसको मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 5/18 से इसमें गुणा करेंगे। 18 से 18 कट गया, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15 हो गया, फिर 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, यानी कि 327 सेकंड का जो है यहाँ पर टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, इसमें देखिए पाइप बताए गए एम, एन और एस एक टैंक को क्रमशः 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। तो प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पाइप आपको बताएगा एम, एन और एस। एम बताएगा 25 मिनट और ये 50 मिनट और ये आपका यहाँ पर 100 मिनट। ठीक है, इनका आप एलसीएम लेंगे तो ये आपको 100 दिखाई पड़ गया, यानी कि यहाँ पर ये टंकी की क्षमता आपके पास आ जाएगी। तो 25 का आप इसमें डिवाइड करेंगे 4 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी 50 का डिवाइड करेंगे 2 आ गया और 100 का डिवाइड करेंगे 1। ये इनकी एफिशिएंसी क्षमता हमारे पास आ चुकी है। अब प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न में क्या बोला गया है कि यहाँ पर एन और एस को जो है 10 मिनट के लिए खोला जाता है, यानी कि एन प्लस का एस करेंगे, ये दोनों एक साथ खोले जाते हैं 10 मिनट के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, एन को बंद कर दिया जाता है। अब बचा यहाँ पर एस है। ठीक है, और यहाँ पर पाइप एम को खोल दिया जाता है एस के साथ, तो एस प्लस का एम, अब ये दोनों मिलकर एक साथ भरेंगे। लेकिन यहाँ पर टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है। हमें नहीं पता यहाँ पर ये दोनों पाइप कितने समय के लिए खुले रहे। हमने मान लिया टी समय तक एक साथ खुले रहे और हमने एस को बंद कर दिया। और यहाँ पर देखिए बाद में आपके पास लास्ट के अब 15 मिनट बचे, यानी कि 15 मिनट पहले बंद किया गया था एस को। अब यहाँ पर पाइप एम ही बचा है सिर्फ। अब ये एम जो है लास्ट के 15 मिनट तक अकेले टैंक को भरेगा, तो ये पूरे टैंक की क्षमता होगी। और पूरे टैंक की क्षमता हमारे पास कितनी, 100 यूनिट के, तो बराबर हमने 100 कर दिया। अब यहाँ पर एन प्लस एस की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 प्लस का 1 करेंगे 5, ये सॉरी यहाँ पर 2 प्लस का 1 करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 × में 10 यानी कि 30 हो गया। और एस प्लस का एम करेंगे तो एस प्लस का एम 5 हो जाएगा, 5t आपके पास ये आ जाएगा। और एम यहाँ पर जो है वो हमारे पास 4 यूनिट है, तो 15 चौके 60 हो गया, और ये बराबर की साइड जो है 100 हो गया। तो 90 इधर लाकर घटाएंगे 10 बच गया, 5t = 10, यानी कि t = जो है 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो टोटल टाइम के अगर आप यहाँ पर गणना करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट यहाँ पर लगे। ठीक है, 2 मिनट, टी का मान हमारे पास 2 है, यानी कि 2 मिनट यहाँ पर लगे, और 15 मिनट तक यहाँ पर एम ने अकेले भरा था। तो यहाँ पर टोटल टाइम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आप करेंगे 10 प्लस का 2 प्लस का 15, यानी कि 27 मिनट जो है आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए इतना कुछ ज़्यादा डिटेल में आप लिखते नहीं हैं, जब एग्जाम में कैलकुलेशन करते हैं तो डायरेक्ट आप एलसीएम ले सकते थे 100 यूनिट। इसमें देखिए एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। देखिए हमें इस 16,000 से कोई लेना देना नहीं है, हम 100 मानकर कैलकुलेट करेंगे। अगर हम उसकी आय इनकम जो है 100 यूनिट मान लें तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर 80% उसने खर्च कर दिया, यानी कि 80 यूनिट खर्च कर दिया, तो सेविंग जो है उसकी यहाँ पर क्या बचेगी? भी आपको पता है यहाँ पर सेविंग जो होती है, यहाँ पर 100 माइनस का 80 करेंगे, यानी कि 20 यूनिट की सेविंग बची। आपको पता है इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग होता है। अब प्रश्न में बोला गया कि इसकी इनकम में जो है 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो जैसे ही इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 यूनिट की आपके पास यहाँ पर इसकी इनकम हो गई। और बोला गया कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर में जो है 10% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि ये 88 हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 12 और ये 20, यानी कि 32 का यहाँ पर डिफरेंस है। तो 32 यूनिट के आपके पास यहाँ पर सेविंग रही होगी। तो आप सेविंग में देख लीजिए भाई, 12 यूनिट का इंक्रीमेंट दिखाई पड़ा कितने पर, 20 पर, और गुणे 100 करते तो यहाँ पर 60% जो है वो सेविंग में वृद्धि आ जाती, प्रतिशत वृद्धि आ जाती। ठीक है,
इसमें देखिए मान लीजिए सी एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है और पी सी का एक बाह्य बिंदु है। मान लीजिए पी ए और पी बी सी की दो स्पर्श रेखाएं आपको बताएगी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तथा ए बी ए और बी जो है वो स्पर्श क्रम से स्पर्शिता बिंदु है, यानी कि स्पर्श बिंदु आपको यहाँ पर बताए गए। यदि पी ए और पी बी एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर आनत है, यानी कि पी ए दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो है 60 डिग्री बताया गया, तो यहाँ पर जो है पी ओ ए का मान आपको ज्ञात करना है। ये एंगल का सिंबल है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर एंगल पी ओ ए का मान आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। इंग्लिश वाले में भी आप जो है करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो इसमें हम एक वृत्त बना लेते हैं, ये सी वृत्त आपको यहाँ पर बताया गया, इसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र ओ है, ये सी एक वृत्त है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर एक बाहर कोई बिंदु पी बताया गया, इस बिंदु पी से जो है इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पी ए और पी बी, ठीक है। एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और इसके अलावा यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। बोला गया कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो है इसको ए और बी पर स्पर्श कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु को अगर हम वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो यहाँ पर ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, आप सभी को पता होगा। और स्पर्श रेखा आपको पता है एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कोण बताया गया 60 आपको बताया गया डिग्री में। और यहाँ पर एंगल पी ओ ए आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। तो एंगल पी ओ ए आप देख सकते हैं, इसको मिलाना पड़ेगा बीच में से, ठीक है। तो P को जो है हमें O से मिलाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ये जो है आपके पास दोनों ट्रायंगल जो बनते हैं, यहाँ पर दो ट्रायंगल बने, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम होंगे। और ये जो आपके पास यहाँ पर है बीच में, ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों की, ठीक है। ये इसको दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगी, यानी कि ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 90 + 30 यानी कि 120, बच गया कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल पी ओ ए बराबर कितना बच गया 60 डिग्री बच गया था। आंसर लगा दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान बताया गया 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का औसत तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। यदि पूरे महीने का औसत तापमान आपको बता दिया गया 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, तो 16वें दिन का तापमान जो है कितना रहा। देखिए पूरे महीने का आपको बता दिया गया, जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, यानी कि 31 दिन का औसत आपके पास 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि प्रत्येक दिन का 24 रहा होगा, तो एवरेज भी आपका 24 होगा। यानी कि 16वें दिन का जो एवरेज है आपके पास वो यहाँ पर 24 होता, तो एवरेज हमारे पास 24 होता, यानी कि सभी दिन का 24 होता, तो 24 होता। तो 16वें दिन का अगर 24 है तो यहाँ पर देखिए ये 16वें दिन, ये इसमें 16वां दिन यहाँ पर शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर 16वां दिन शामिल है, तो यहाँ पर एवरेज जो है आपको 2 कम बताएगा, यानी कि 2 की कमी हुई है। और यहाँ पर देखिए अगले 16वें दिन, भाई 16वां दिन यहाँ पर भी शामिल है और यहाँ पर भी शामिल है, क्योंकि 16 + 16 करेंगे 32 दिन होते हैं। अब 32 दिन महीने में तो जनवरी के महीने में तो नहीं होते, यानी कि 16वां दिन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर 26 बताया गया, यहाँ पर कितना ज़्यादा बताया गया 2 ज़्यादा बताया गया, ठीक है। तो प्लस का 2 करेंगे, भाई डेविएशन आपका 0 का आएगा, और एवरेज जो है आपके पास यहाँ पर ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए कंसेप्ट पता था तो आपको कुछ लिखना ही नहीं था, डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर आंसर आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि एक बेलन की त्रिज्या बताई गई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। त्रिज्या r, हाइट h बताई गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए 22 यहाँ पर 22/7 पाई आ रहा है, यानी कि 11 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 8 × 2 = 10, 7 × 4 = 11, 11 से डिविजिबल नहीं है 7, और यहाँ पर ये 10, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 और ये 14, यहाँ पर ये 11 से डिविजिबल है, ये 10 और यहाँ पर ये 12, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। आंसर तो आपका आ चुका है 11 के डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है। बाकी यहाँ पर फॉर्मूला भी आप यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई r² h होता है, यानी कि 22/7 किया, r का स्क्वायर यानी कि 64 हो गया, और इसके बाद h जो है आपका यहाँ पर 14 हो गया। 7 से डिवाइड करेंगे 2 बार कट गया, और 64 का 2 गुना 128 होता है, यानी कि 22 × 128 करेंगे तो 22 × 8 = 176 हो गया, हासिल 70 आएगी। 22 दूनी का 44 और 17 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 61 हो जाएगा, हासिल 6 आएगी, 22 और 6 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 2816 आपके पास वैसे भी आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन आपको बताया गया है, तो वर्ष 2021 में डी किस्म की कारों के उत्पादन को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर डी में आपको बताना है, डी का आप यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर वाला है, भाई आपको केंद्रीय कोण बताना है ना, तो इस वाले डेटा से हमें कोई मतलब नहीं है। भाई
परसेंट की वैल्यू आपको बतानी है। केंद्र पर पूरा कोण जो बनता है 360 डिग्री का बनता है, तो 360 डिग्री का आप डायरेक्ट 20% कैलकुलेट कर लीजिए। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1/5 लिख देता हूँ, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो इसका 1/5 कैलकुलेट करेंगे, 72 डिग्री जो है आपको यहाँ पर दिखाई पड़ गया, ठीक है। इसमें देखिए एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया गया 50 वर्ग इकाई, इसके कर्ण की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी। ये भी आसान सा प्रश्न है भाई, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए प्रश्न को इसको भी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर इसकी दो भुजाएं बराबर बताएंगे। भाई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो हाइपोटेनस कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई होता है, यानी कि एक्स गुणे एक्स, ये बराबर जो है 50 बताएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक्स बराबर 10 है तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि अंडर रूट के अंदर 100 + 100 यानी कि 200 आएगा, और 100 का वर्गमूल जो है 10 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा। आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। इसमें देखिए tan t का मान बताया गया, sec t का मान आपको बताना है। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का tan स्क्वायर t होता है, ठीक है। tan t का मान आपको बताएगा तो अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं करना, 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो ये 1/9 बनेगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, और ऊपर अंडर रूट 10 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा था, ठीक है। अब इसमें देखिए 2019, 2020 और 2022 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, और 2018, 2020 और 2021 में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात आपको ज्ञात करके बताना है। तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसमें देखिए आपको यहाँ पर क्या देखना है, संस्थान बी में देखना है, और यहाँ पर 2019, 20 और 22, 19, 20 और 22, ठीक है। इसमें आपको बी में देखना है, तो ये आपको ऑरेंज वाला देखना है। ये आपके पास 350 हो गया, और यहाँ पर ये 375 हो गया, 125 और 600 यानी कि 725 हो जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर ये 200 यानी कि 925 आपके पास इनका टोटल हो गया, ठीक है। बी संस्थान। ए संस्थान में आप यहाँ पर देखेंगे तो ए में देखिए 2018 का देखना है। ए में आपको यहाँ पर 2018 का, 2020 का और 2021 का, 2018, 2020 का और 2021 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ए का देखना है, यानी कि ये ब्लू वाला देखना है, तो 150 हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर 300 यानी कि 450 हो गया, और यहाँ पर 500 और 200 700 ये हो जाएगा, ठीक है। इनका आप रेशियो बनाएंगे तो 25 से ये डिवाइड, 25 3 75 हो गया। फिर यहाँ पर बच गया 7 और ये आपके पास यहाँ पर 5 और 12 यानी कि 17 बच गया, 25 7 175 हो जाएगा, और 2500 के 100 यानी कि आपके पास 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 37:28 आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितने प्रतिशत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देखिए सुनील का देखना है नवंबर में, देखिए जाकर ये आपके पास यहाँ पर 10,500 जो है ये नवंबर में ही आपको राहुल का देखना है। तो यहाँ पर राहुल का आप देख सकते हैं, ये 11,500 का कितना परसेंट है ये बताना था, ठीक है। तो 2 0 से यहाँ पर 2 0 काट दिए, और इसके अलावा 5 से इसको काटते तो ये 2100 आ जाता, और यहाँ पर 5 से काटते तो 23 5 115 होता है। तो इसमें आपको 2100 में 23 का डिवाइड करना था, यानी कि यहाँ पर 23 नमा 207 हो जाएगा, बच गया 3। फिर यहाँ पर 23 से कम 23 हो जाएगा, 91 देखिए एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा, आंसर लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए इसका मान आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। तो इसमें a³ - b³ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। ऊपर आप फॉर्मूला यूज़ करते a³ - b³ का, तो साइन a, मैं देखिए पूरा लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पर माइनस का कोस a आ जाता, और ब्रैकेट के अंदर जो है a² + b² करते, तो साइन स्क्वायर a और प्लस का कोस स्क्वायर a, और माइनस का यहाँ पर ये प्लस का a भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन a इंटू में क्या आ जाता, कोस a आ जाता, ठीक है। और बट्टे के अंदर जो है आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन a माइनस का कोस a। ये चीज़ आप दिमाग में भी सोच सकते थे, अगर फॉर्मूला याद था तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कट जाएगा, और आपको पता है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस का साइन a और इंटू में कोस a जो है आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एक फॉर्मूला जो यूज़ किया वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a³ - b³ बराबर होता है a - का b, और ब्रैकेट के अंदर a² + b²
और प्लस का ए बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना था। अब इसमें देखिए त्रिभुज के कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण अन्य दो कोणों को औसत यहाँ पर आपको बताएगा। तो कोण निम्नलिखित में से कौन से होंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको पाई दिखाई पड़ रहा है। पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे ही आप यहाँ पर 180 डिग्री रखेंगे पाई की वैल्यू, तो ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे पाई की वैल्यू, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पर ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सम जो है 180 डिग्री आपके पास बन रहा है, इनका सम 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इसमें इसका मतलब हो जाएगा 60 डिग्री और इसका मतलब क्या हो जाएगा 60 डिग्री। भाई आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर करेंगे तो 120 प्लस का 90 यानी कि 210 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में चेक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो है 30 डिग्री आ जाएगा और ये 60 डिग्री और यहाँ पर ये 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पर करेंगे 90 प्लस 45 यानी कि ये आपका जो है 90 प्लस का 45 यानी कि 135 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 180 डिग्री योग नहीं हो रहा, तो ये भी हटा दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर देखते तो ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पर भी ये भी 90 डिग्री और यहाँ पर आप देखते तो ये आपका जो है 60 डिग्री हो जाएगा। तो इनका सम करते 180 प्लस का 60 यानी कि 240 डिग्री हो जाता। इनका योग भी 180 से ज़्यादा हो रहा है यानी कि ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आ चुका है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 प्लस का 90 करते 120 और 120 का आधा करते यानी कि एवरेज कैलकुलेट करते तो आपके पास 60 आ रहा है, जो कि यहाँ पर प्रश्न की दी गई शर्त को भी पूरा कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट जवाब था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। इसमें देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए 100 मानकर भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको प्लस में लेंगे, छूट दी जा रही है, इसको माइनस में लेंगे तो माइनस का 32 हो गया और यहाँ पर माइनस का 26 इंटू में 32/100 करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 6 बच गया। माइनस का देखिए 26 दूनी का 52 हो जाएगा, हासिल 5, 26 के 78 और 5 हो जाएगा 83 और यहाँ पर ये पॉइंट लगा देंगे। 8 से 14 हो गया और यहाँ पर 0.32% आ जाएगा। माइनस का चिन्ह हानि को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 11 सेंटीमीटर की चाप की लंबाई वाला त्रिज्याखंड काटा जाता है। तो यहाँ पर इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर बताना। देखिए यहाँ पर त्रिज्या बताएगी, चाप की लंबाई L बताएगी। तो जब भी आपके पास यहाँ पर चाप और यहाँ पर त्रिज्या की लंबाई आपको बताई गई होती है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला होता है 1/2 LR। ये मैंने 2023 जब आपको करवाए थे तो वहाँ पर भी आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी, 1/2 हो गया। L का मान आप यहाँ पर रखेंगे 11 हो गया और इंटू में ये आप यहाँ पर 15.75 रखेंगे, ठीक है। पॉइंट हटाया, बट्टे के अंदर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 से ये डिवाइड है, 4 बार कटेगा, 25 से ये डिवाइड करेंगे 25, ठीक है 150, 25 3 75 हो गया, ठीक है। इसमें 11 के ऊपर गुणा कराएंगे तो ये आपके पास 693 आ जाएगा और बट्टे के अंदर 4 दूनी का 8 आ जाएगा। ये 8 8 64 हो गया। इसके बाद बच गया 5, उतार देंगे 3, 8 6 48 हो गया, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच जाएगा 5 और फिर 0 उतारेंगे। 8 6 48 हो गया, फिर यहाँ पर बच गया 2, 8 दूनी का 16, 8 पंचे 40, यानी कि यहाँ पर 86.625 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए वह भोजन पर कितना रुपए खर्च करता है ये आपको बताना है और यहाँ पर आपको मासिक आय जो है बताई गई थी ऊपर 54,000 है आदित्य की, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। तो कुछ नहीं करना, ये जो आय है यहाँ पर देखिए भोजन पर यहाँ पर 23% लिखा हुआ है। तो ये जो आय आपको 54,000 बताई गई थी इसका 23% आपको कैलकुलेट करना था, तो कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 0 से 2 0 कट गए। 23 के आप इसमें गुणा कराएंगे 2300 के 92 हो gया, हासिल 9, 23 पंचे 115 और यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा और यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। तो आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। इसमें देखिए यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ली जाती है और 8,000 की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर आपको यहाँ पर बताना। तो देखिए कुछ नहीं करना, PRT डिवाइडेड बाय 100 से कैलकुलेट करते तो ब्याज आपके पास उनका डिफरेंस आपको लेना था। तो यहाँ पर देखिए 5 3 का 15 3 45 हो जाता, 45% इसका कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 कट गए। 45 का 5 गुना होता है 225 और यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, ठीक है।
इसका 48% कैलकुलेट करते हैं, 12 4 48, ठीक है। तो यहाँ पर 8 चौके 32 हो गया, 320 और 8 अट्ठे 64, यानी कि 384 हो जाएगा और आगे एक जीरो आ जाएगा। इनका डिफरेंस ले लीजिए, धनात्मक अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक तो आपको जीरो आएगा ना, तो यहाँ पर आंसर तो आपका आ चुका है ऑप्शन नंबर 2। बाकी यहाँ पर आप पूरा कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंस यहाँ पर देखिए 750 है और यहाँ पर 840, यानी कि ऐड करते तो ये 1590 आपके पास यहाँ पर डिफरेंस बनता, आंसर आपके पास आ जाता, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर बता देता हूँ ये मैंने किया क्या है। यहाँ पर ये 5000 का जो है मैंने कैलकुलेट किया है 45%, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 8000 आपके पास प्रिंसिपल बताया गया है, इसका मैंने कैलकुलेट किया है 48%, ठीक है। कैलकुलेशन दिमाग में आपको करनी। इसमें देखिए वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुना बताई गई है। ए की आयु जो है, ए की आयु जो है बी की आयु की 3 गुना बताई गई, ठीक है। ये वर्तमान में है, प्रेजेंट में आपको आयु का अनुपात बताया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सी जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पर इनको x, यहाँ पर x एक नियतांक मान लेते हैं, ये 3x हो गया, ये x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी की जो आयु है वो बी से यहाँ पर 5 वर्ष बड़ा है सी, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस का 5 हो जाएगा क्योंकि बी की आयु x वर्ष है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया कि इनके आयु का योग 75 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस का b प्लस का c करेंगे तो ये बराबर 75 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a जो है 3x था, ये bx था और ये आपका x प्लस का 5 था, बराबर 75। तो यहाँ पर 5x हो जाएगा और 5 इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि 70 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 14 आ जाएगा और x बराबर जैसे ही 14 हमारे पास आया तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि ये हमारा 19 आ जाएगा। x का मान 14 रखेंगे, 14 3 42 हो जाएगा और यहाँ पर ये 14 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करके बताना था, इसमें यहाँ पर 5 वर्ष पहले बी की आयु का, 5 वर्ष पहले बी की आयु का और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से अनुपात आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर 5 वर्ष पहले जाते बी की आयु और यहाँ पर जो है ए की आयु जो है अब से 3 वर्ष बाद जाते हैं, ठीक है। तो a प्लस का 3 किया, इनका रेशियो आपको बताना था। तो b की आयु देख सकते हैं 14 थी, इसमें से 5 घटाएंगे, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a की आयु जो है वो 42 थी, इसमें 3 ऐड करेंगे 45 आ जाएगा, ये 9 आ गया और ये 45 आ गया। 1:5 जो है आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती आपको बताएगा तो y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 और तो x बराबर 3 होने पर y का मान ज्ञात करके बताना। भाई x जो है ये आपको व्युत्क्रमानुपाती बताएगा y के, तो यहाँ पर जब हम समानुपाती का निशान हटाते मान लेते कि एक कांस्टेंट वैल्यू नियतांक आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न में बोला गया कि y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 है। तो यहाँ पर k बराबर कितना मिल गया, 12 मिल गया। तो अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर x बराबर 3 होने पर, तो x का मान 3 रखेंगे और यहाँ पर k का मान 12 आया, y का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 3 से कटेगा 4 आ जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। y इधर 1 से गुणा होगा, यानी कि y बराबर 4 आ जाएगा। ये डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा था, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। इसमें देखिए निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब देखिए जिन्होंने इस टाइप का प्रश्न पहले बनाया उनको तो डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है, बट यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। भाई यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि a बराबर आप यहाँ पर मान लीजिए 8.3 और b बराबर आप मान लीजिए यहाँ पर 9.2 और c बराबर आप मान लीजिए यहाँ पर 6.1। तो यहाँ पर जब वैल्यू आप ऊपर पुट करेंगे तो ये बन रहा है आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस c का क्यूब और माइनस का 3abc बन रहा है, ठीक है। और बट्टे के अंदर जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका जो है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का c का स्क्वायर। पहले इस टाइप का प्रश्न बनाया होगा तभी आपको ये डायरेक्ट दिखाई पड़ेगा। ये माइनस का ab और प्लस का ये माइनस का bc होगा, ठीक है। माइनस का bc और ये माइनस का c है। आप यहाँ पर गुणा करा के देख सकते a और b की, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास 8.3 और यहाँ पर इंटू में 9.2 लिखा हुआ है, ठीक है। ab और माइनस का bc और माइनस का c ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है a प्लस का b प्लस का c होता है और इंटू के अंदर ब्रैकेट के अंदर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab और माइनस का bc और माइनस का ca, ठीक है।
अब ये जितने भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं थी, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में ही दिखाई पड़ जाती, ठीक है। माइनस का ये ए बी और माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, तो ये वाला पूरा टर्म जो है इस वाली ब्रैकेट से कट जाएगा, बचा क्या ए प्लस बी प्लस सी बचा। यानी कि आपको क्या करना है 8.3 और प्लस 9.2 और प्लस का 6.1 जो है इनको ऐड करके बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 2 5 और यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो 9 6 15 और यहाँ पर 8 23 हो जाएगा, तो 23.6 आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। हालांकि देखिए पॉइंट के बाद 6 एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा था, तो आंसर आपका आ चुका था। इसमें देखिए यहाँ पर जब इसको जो है 9 से विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल आपको याद करके बताना है। चाहे तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, भाई एग्जामिनर को पता थोड़ी ना चलता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, बट 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, तो यहाँ पर देखिए 9 कट गया, 5 4 9 कट गया। इसके बाद यहाँ पर 7 और 2 9 भी कट जाएगा, 8 3 11 में से 9 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बच गया, 2 प्लस का 2 करेंगे यानी कि यहाँ पर 2 बचा था, 2 प्लस का 2 करेंगे यानी कि 4 आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपने पुत्री की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। तो प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग करके आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व हमें बताया गया, 7 वर्ष पूर्व जो है प्राची है और उसकी डॉटर जो है, यहाँ पर आपको बताएगा प्राची की आयु उस समय जो उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी, ठीक है। तो ये हमारे पास 4:1 रेशियो बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 वर्ष हम बाद जाते, तो 4 वर्ष बाद जो है आपको बताया गया था कि प्राची की आयु जो है अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुना थी, यानी कि ये 1 यूनिट मान ले तो इसका 2.5 गुना करेंगे। भाई यहाँ पर ये आपके पास जो है 2.5 और 2.5 को आप क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। और 5/2 लिख लिया तो मैंने इस अनुपात को 2 से गुणा किया, तो इधर से तो बट्टे में से 2 हट जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 यूनिट और ये 5 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ये 2:5 आपके पास ये रेशियो बनेगा, ठीक है। क्योंकि 2 का 2.5 गुना करेंगे तो आपके पास 5 ही तो आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें गैप जो है आपको बराबर दिखाई पड़ रहा है, तो हमें बराबर बनाने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका गैप देखिए यहाँ पर 1 यूनिट का, यानी कि यहाँ पर भी देखेंगे तो 1 यूनिट का। तो यहाँ पर 7 + 4 करेंगे, टोटल गैप कितने का हुआ 11 वर्ष का हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 11 वर्ष है। तो हम अगर इनकी आयु का योग कैलकुलेट करते, वर्तमान आयु का योग कैलकुलेट करना, तो चाहे तो आप 7 वर्ष पूर्व की आयु कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे 4 वर्ष बाद की आयु कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो रहा होगा वो आपके पास वर्तमान इनके प्रेजेंट आयु जो है वो बीच में रही होगी, ठीक है। वर्तमान आयु जो है इनकी बीच में रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो 4 + 1 यानी कि 5 यूनिट हो गया, और यहाँ पर इनकी आयु का योग कर रहे हैं, ठीक है, 5 यूनिट हो गया। ये भी आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू 11 थी, तो यानी कि 11 गुणा करेंगे 55 वर्ष हो गया। अब दोनों की जा रहे हैं, तो यानी कि 7 वर्ष हमें आगे जाएंगे। इसको देखिए यहाँ पर समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसको इस तरह से मत समझिए, आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए 11 गुणा करेंगे तो ये 11 4 44 आपके पास इसकी प्राची की आयु आ जाएगी, 11 4 44 हो जाएगा, ठीक है। डॉटर की आयु कैलकुलेट करेंगे तो 11 गुणे में 1 यानी कि 11 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है 7 वर्ष बाद जाना है, क्योंकि ये 7 वर्ष पूर्व की आयु आपके पास आई है। आप इसमें प्लस का 7 करते तो यहाँ पर वर्तमान में आप चले जाते, ये आपके पास 51 आ जाता और ये आपके पास 18 आ जाता। इनका योग कर लीजिए, ये आपको जो है 69 दिखाई पड़ रहा है और यही आपके प्रश्न का सही आंसर था। वैसे करते तो 4 + 1 5 यानी कि 11, 5 × 11 करते तो 55 आ जाता। दोनों की जा रहे थे 7 वर्ष आगे, यानी कि 7 × 2 यानी कि 14 वर्ष आप उसमें ऐड कराते 55 में, तो 55 में 14 ऐड कराते तब भी आपके पास 69 ही आता, ठीक है। और यहाँ से करते तो 11 4 44, आपको यहाँ पर 4 दूनी का 8 माइनस करना था, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर 5 और 2 7, 11 7 77 में से 8 माइनस करना था, तो 69 आपके पास वैसे भी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।